परीक्षा देने वाले सभी एस्पिरेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बसें हैं सिर्फ 1 महीने और 1 महीने में आपको सारी वीडियो उपलब्ध करा दी जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ ही साथ करंट अफेयर्स के और उत्तराखंड स्पेशल के। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन देखने को सबसे पहले मिले। तो आज की वीडियो में देखा जाएगा उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पिछले जो परीक्षाएं आयोजित हुई हैं उसमें किस टाइप के प्रश्न जो है पूछे गए, पूरा एनालिसिस के साथ जो है इस वीडियो को जो है बताया जाएगा। तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस किए रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए। तो पहला प्रश्न है कि दूध का पौष्टिकरण किया जाता है। यहाँ पे बताना ऑप्शन है प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने हेतु। तो ये तो पहला ऑप्शन जो है ये राइट नहीं होगा क्योंकि प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए दूध का जो है पौष्टिकरण नहीं किया जाता, यानी कि पेस्चराइजेशन नहीं किया जाता। सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए जो है इसका जो पौष्टिकरण जो किया जाता है दूध का, इस सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए टेम्परेचर भी याद रखिएगा 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो है ये प्रक्रिया की जाती है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला है निम्न कथनों पे विचार करना और यहाँ ब्लड के बारे में बताना कि AB रुधिर वर्ग का व्यक्ति किसी भी रुधिर वर्ग का आधार ले सकता है। इस चार्ट पेपर को देखेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, यानी कि ये सार्वभौमिक प्राप्त करता है। वहीं दूसरा कह रहा है कारण में कि AB रुधिर वर्ग दोनों प्रतिरक्षी यानी कि A व B होते नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके बताना है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला जो सही है लेकिन दूसरा गलत है। वजह क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो AB रुधिर वर्ग अभी किसी भी रुधिर वर्ग का आधार ले सकता है। तो यहाँ पे देखिए AB यहाँ पे दिया गया और AB का एवरीवन यहाँ पे दिया है, और अगर AB रुधिर वर्ग दोनों प्रतिरक्षी A व B होते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं है। तो ये चीज़ के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला है कि एक मनुष्य को बेरी यानी कि सूखा रोग व स्कर्वी रोग बीमारी होती है यदि वो नहीं ले रहा है तो कौन सी चीज़। तो विटामिन जो है B1 और D व C, ये चीज़ याद रखिएगा कि तीनों विटामिन इंपॉर्टेंट होती है। विटामिन B1 का मतलब होता है थायमिन, और विटामिन B1 से इससे जो है बेरी रोग तंत्रिका तंत्र संबंधी जो गड़बड़ियाँ होती हैं। और विटामिन C का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो है C होगा। विटामिन C का मतलब होता है स्कर्वी रोग में जैसे मसूड़ों से खून आना होता है। और विटामिन डी का मतलब क्या होता है, इससे रिकेट्स जिसे बोलते हैं सूखा रोग बोलते हैं। तो रिकेट्स जो है बच्चों में अक्सर जो है होता है, और वयस्कों में यदि पूछा जाए तो वयस्कों में जो है वयस्क में जो रिकेट्स रोग नहीं होता उसे बोलते हैं वोस्टिमेलिसिया बोलते हैं वयस्कों में जो होता है। तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। तो एक मनुष्य को बेरी पूछा गया, सूखा रोग पूछा गया, स्कर्वी पूछा गया, इन तीनों के लिए विटामिन B1 D और वो C जो है आवश्यक होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि रोडेंटिसाइड जो है और रसायन है जिनका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए, तो किसके लिए किया जाता है, ये चूहों के लिए किया जाता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आप यहाँ विकल्प में देख रहे हैं गिलहरी, तो गिलहरी के लिए भी जो है प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग क्या होता है कि जो कृंतक होते हैं यानी कि जो कृंतक इनके होते हैं इनकी मारने के उद्देश्य से जो रोडेंटिसाइड का जो है रसायन का प्रयोग जो है ये किया जाता है। और कृंतक का उपयोग कौन कौन से लोग करते हैं, तो गिलहरी करता है, चूहा करता है, बंदर जो है नहीं करता है, लकड़बग्घा भी करता है, वीवर भी करता है। इस टाइप के जो जानवर होते हैं वो कृंतक का प्रयोग करते हैं, तो उनके लिए रोडेंटिसाइड का प्रयोग रसायन का प्रयोग किया जाता है इनको नियंत्रण में करने के लिए। अगला प्रश्न है एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को क्या कहते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे बताना है। तो उसको कहते हैं उपपरजीविता कहते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। एक परजीवी जब दूसरे परजीवी पे आश्रित रहते हैं तो उसे उपपरजीविता कहा जाता है। और परजीवी जो होते हैं एक ऐसे जीव हो या पौधे हो जो किसी जीव या पौधे से घनिष्ठ समागम जो स्थापित करते हैं उसे ही जो कहा जाता है अंदर या ऊपर निवास भी करते हो। तो इस प्रकार के जो है परजीवी परपोषी से भोज्य पदार्थ जो है वो ग्रहण करते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपपरजीविता। अगला है हृदय स्पंदन एक विद्युत तरंगीय द्वारा निष्पादित होता है तो उपजति है। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि यदि हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है तो उपजती है क्या। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हृदय स्पंदन जो होता है यहीं से निष्पादित होता है जो कि हृदय में उपजती है। और अनैच्छिक जो मांसपेशियों का जो है एक शंकु बना होता है अनैच्छिक मांसपेशियों का, और एक डायफ्राम के ऊपर दोनों फुफ्फुस यहाँ पे इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा। हृदय जो सबसे भीतरी परत जो होती है उसको कहते हैं इंडोकार्डियम, जो सबसे भीतरी परत होती है उसे कहते हैं इंडोकार्डियम। और मध्य परत जो होती है मध्य परत को जो कहते हैं मायोकार्डियम कहते हैं। और मायोकार्डियम और बाहरी परत जो होती है वो एपिकार्डियम होती है। तो ये होता है, और हृदय में जो है एक झिल्लीदार थैली का बंध जो है बना होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है कि दीमक को यह भी कहते हैं। तो दीमक को क्या कहते हैं, चींटी, लाल चींटी, श्वेत चींटी, श्याम चींटी। तो दीमक को कहते हैं श्वेत चींटी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दीमक एक प्रकार का जो है सामाजिक कीट है, तो इसमें कई प्रकार की जो प्रजातियां जो है पाई जाती हैं, तो इसे श्वेत चींटी कहते हैं। तिलचट्टे से बिल्कुल ये भिन्न होते हैं, लेकिन वर्गीय आंशिकी जो होती है इसमें जो होता है एक प्रकार से क्रम विकास जो होता है तिलचट्टों से ही हुआ है। तो राइट ऑप्शन सी। अगला है कि निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित जो है बीमारियां हैं। सेट यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया उसके बारे में चर्चा की जा रही है। तो जो यहाँ पे विषाणु जनित बीमारियां वो कौन कौन सी हैं। तो विषाणु जनित में बीमारियों के अंतर्गत जिससे कहते हैं विषाणु का मतलब वायरल, तो वायरल के अंतर्गत आप समझ गए होंगे कौन कौन सा होता है। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो मम्स, रेबीज, हर्पीज। यहाँ पे जो है ये वायरल जो है विषाणु जनित जो है बीमारियाँ हैं। और इनके अंदर जैसे गलसुआ जो होता है, पंपस का मतलब होता है गलसुआ होता है, और यहाँ रेबीज को समझ ही रहे होंगे, और हर्पीज भी होता है। तो इस प्रकार से चेचक होता है, डेंगू ज्वर होता है, पोलियो होता है, खसरा होता है, एड्स होता है, ये सब जो विषाणु जनित जो है बीमारियाँ हैं।
अगला कि निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन मछली, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये जो है परीक्षाओं में पूछा गया है, यूकेपीएससी की अन्य परीक्षाओं में भी पूछा गया है। तो निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन मछली है, यहाँ पे बताना। तो यहाँ पे ऑप्शंस जो दिख रहे होंगे, कैटफिश दिख रहा है, तो वो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी वाला। कैटफिश को जो है कई नामों से जाना जाता है, कभी कभी नेमाटोग्नेथिक भी दे देते हैं ऑप्शंस में। और यहाँ पे जो मछली होती हैं कई विविध समूह इनका होता है, तो यहाँ पे बिल्ली की मूंछ से मिलता जुलता रहता है, तो कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि जुगनू होता है एक, जुगनू के बारे में बताना। तो जुगनू क्या होता है, तो राइट ऑप्शन से यहाँ जाएगा जुगनू एक कीट होता है और इनके पंख होते हैं, जुगनू देखे होंगे, और इसमें से हल्की हल्की लाइट जो है ब्लिंक करती रहती है, और ये दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए भी जो है इसका उपयोग अक्सर जो है किया जाता है, और रासायनिक क्रिया द्वारा जो प्रकाश होता है वो रासायनिक क्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। अगला कि प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण 3 प्रमुख गुण हैं। तो यहाँ पे बताना 3 प्रमुख गुण हैं, तो कौन से, तो यहाँ पे उपापचय के अंतर्गत आएंगे। प्राणियों में जो आहार, श्वसन और संश्लेषण के प्रमुख गुण का मतलब होता है उपापचय होता है। उपापचय क्रिया 2 प्रक्रियाओं से मिलकर बनती है, एक जो होती है ये उपचयी होती है, और एक पढ़े होंगे अपचयी होती है। इन्हीं दोनों क्रियाओं से मिल गई। उपचय में जो है रचनात्मक क्रियाएँ होती हैं, जबकि अपचय में जो होता है ये इसमें अपघटन होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपापचय। अगला है कि प्रकृति में ज्ञात सभी एंजाइम हैं। तो प्रकृति में ज्ञात सभी एंजाइम क्या होंगे, तो राइट ऑप्शन से यहाँ हो जाएगा प्रोटीन। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रकृति में जितने भी ज्ञात सभी एंजाइम वो प्रोटीन होती है, और प्रोटीन जो होता है अत्यंत ही जटिल तथा नाइट्रोजन युक्त जो है ये पदार्थ होता है प्रोटीन। अब कुछ प्रोटीन में जो हार्मोन के संश्लेषण भी भाग लेते हैं, तो ये भी चीज़ याद रखिए। प्रोटीन जो होता है ये शरीर में एंटीबॉडीज़ के रूप में जो है शरीर की सुरक्षा भी करता है प्रोटीन, इसलिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वसा जो होता है वो शरीर को जो है ऊर्जा प्रदान करता है, प्रमुख खाद्य पदार्थ जो होता है, त्वचा के नीचे जमा होकर ये शरीर के टेम्परेचर को बाहर निकलने नहीं देता है। तो प्रोटीन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो प्रकृति में ज्ञात सभी एंजाइम जो है वो प्रोटीन है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन हृदयाघात के सटीक लक्षण है। हृदयाघात के जो सटीक लक्षण इसमें बताना, जी मचलाना, तेज पसीना आना, सीने में तेज दर्द, सिर दर्द। यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, यहाँ पे पहला जो ऑप्शन होगा जी मचलाना, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। तेज पसीना आना, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। सीने में तेज दर्द होना, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यानी कि 1, 2, 4 राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। धमनियाँ जो होती हैं पेशियों तंत्र जो रक्त तक पहुँचाती हैं, तो जब रक्त जम जाता है तो वही वजह होता है, यहाँ पे ये लक्षण दिखाई देते हैं। अगला है कि विटामिन डी की अल्पता से होता है। तो सभी को पता होगा कौन सा रोग होता है विटामिन डी की अल्पता से, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला रिकेट्स होता है, और जैसा कि बताए थे वयस्कों में जो होता है वो ओस्टियोपोरोसिस होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर वयस्कों में पूछेगा तो यहाँ पे कहते हैं ओस्टियोपोरिस, ये वयस्कों में होता है। सूखा रोग के तत्व, हड्डियों को जो समुचित विकास नहीं होता वहाँ पे, तो मक्खन, दूध का जो है सूर्य की धूप का प्रयोग किया जाता है। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो भी जान लीजिए, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो है ये सारे जो है जीवाश्मिक फ्यूल कहलाते हैं। तो राइट ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन जो ऊर्जा युक्त कार्बनिक यौगिक के अणु होते हैं, जिनका निर्माण जो है मौलिक रूप से जो है सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए वनस्पतियों ने किया था, तो इसीलिए जीवाश्मिक फ्यूल जो होता है कोयला हो या कच्चा तेल हो या प्राकृतिक गैस हो। अगला एक रासायनिक क्रिया दी गई CO2 + H2O, इसके बाद H2CO3। उदाहरण जो है किसके हैं, तो ये ऑक्सीकरण के उदाहरण है। ये चीज़ यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, पहला वाला ऑक्सीकरण के उदाहरण है। और ऑक्सीकरण जो एक रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन या कोई भी विद्युत ऋणात्मक तत्व का योग जो होता है वो हाइड्रोजन या किसी भी अन्य धनात्मक तत्वों का जो है निष्कासन होता है। तो यहाँ पे ये निष्कासन हो रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है, तो ये रासायनिक क्रिया जो है ये ऑक्सीकरण की है। अगला है कि तड़ित चालक भवनों को नष्ट होने से बचाते हैं। कथन ये दिया गया है, कारण दिया गया, ये विद्युतीय आवेश को पृथ्वी में भेज देता है नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए। सही ऑप्शन, तो यहाँ पे सही लग रहा है कि दोनों सही है, तो ए आर और दोनों सही है, और आर ए की सही विवेचना करता है। तड़ित चालक तो भवनों को नष्ट होने से बचाते हैं, और जो विद्युत आवेश जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर आ रहा है तो ये डायरेक्ट जो आता है ये पृथ्वी से संपर्क कर देता है, तो इसलिए भवन जो यहाँ पे बच जाते हैं। वर्षा के समय जो बिजलियाँ चमकती हैं अक्सर ये घटनाएं जो है देखने को मिलती है। तो जो घर्षण होता है फ्रिक्शंस की वजह से जो इलेक्ट्रिक उत्पन्न होती है, और अगर वो टकराती है तो बादल जो आवेशित हो जाते हैं, तो जो हवा की अवरोधकता होती है वही जो है पृथ्वी पर नहीं आने देती है। लेकिन अधिक आवेश जब हो जाते हैं तो हवा की जो अवरोधक क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है, और जब ये समाप्त हो जाती है चिंगारी के रूप में पृथ्वी पर ये चला जाता है। तो इसी को जो है विसर्जन को तड़ित कहा जाता है। तो यही उदाहरण है, तो राइट ऑप्शन दोनों हो जाएंगे। अगला है कि बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट का सूचक है। सभी को पता है कि तूफान होगा, राइट ऑप्शन बी होगा। वायुदाब मापने का यंत्र है जो है ये बैरोमीटर, ये सभी लोग जानते हैं कि वायुदाब मापने का जो है यंत्र होता है बैरोमीटर। और बैरोमीटर में जब पारे का तल जो अचानक गिरता है तो वहाँ तूफान आने की घटना जो होती है ये सूचक है। और वायुदाब मापने की इकाई जो होती है, अगर इसको पूछा जाएगा तो इसकी इकाई जो होती है वो होती है मिलीबार। बैरोमीटर में अगर पारे का तल अगर कहा जाए धीरे धीरे कम हो रहा है तो वहाँ पर फिर कहा जाता है कि वर्षा की संभावना है। यदि बैरोमीटर में पैमाने में वृद्धि हो, अगर मान लीजिए बढ़ रहा है, तो वहाँ पे समझ लीजिए कि मौसम साफ है। ये 3 घटनाएं होती हैं, यानी कि अगर बढ़ा है तो मौसम साफ है, यदि एक बैग गिर गया तो तूफान है, यदि धीरे धीरे कम हो रहा है तो वर्षा की संभावना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला कि जब काफ़ी ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो ये दिखता कैसा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों को आता है, काफ़ी बार हम ये पूछा गया तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा वो कैसा दिखता है, नीला। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आकाश नीला दिखाई देता है, वायुमंडल में जो धूल कण होते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं, तो यहाँ भी प्रकाश का जो है प्रकीर्णन होता है। इसी प्रकीर्णन के कारण जो इसकी तरंग दैर्घ्य होती है, ये चतुर्थघात की व्युत्क्रमानुपाती पढ़े होंगे लेमडा करके, तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो, तो इसी कारण जो तरंग दैर्घ्य की प्रकाश होती है बैगनी और नीला किरणें जो होती हैं, तो प्रकीर्णन में सर्वाधिक जो होता है, तो बैगनी किरणें की जो अधिकाधिक वो पहुंचती हैं और उसी समय जो आकाश को कैसा दिखाई देता है, वो नीला दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग, जो अंतरिक्ष यात्री अगर यहाँ पे ऑप्शन देता तो फिर राइट ऑप्शन सी हो जाता, काला। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, प्रयोग करता है, तो प्रयोग करता है वो रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है, तो राइट ऑप्शन से यहाँ पे सी हो जाएगा, रेडियो तरंगों का प्रयोग करना, यानी कि रडार का फुल फॉर्म जान ही रहेंगे कि रेडियो डिटेक्शंस एंड रैंगिंग होता है रडार का फुल फॉर्म, और इसका जो अर्थ होता है रेडियो संसूचक या सर्वेक्षण के तौर पे रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। और इसका सिद्धांत जो है प्रतिध्वनि के सिद्धांत से मिलता जुलता रहता है, यानी कि जब कोई चीज़ें टकराएंगी तो वहाँ से अनुमान लगा लेते हैं कि ये वस्तु इतनी दूरी पर जो है स्थित है। तो एक छोटी तरंग है जो रेडियो तरंग को संकेत एक पुंज के तौर पर जैसे प्रकाश होता है उसी तरह छोड़ा जाता है, और रेडियो तरंगें जो किसी आयन से टकरा के प्रत्यावर्ती होकर जब वापस आती हैं तो यहाँ पे जो है इस तरह से रडार सेट से वायुयान की स्थिति को लोग जो है पता लगा लेते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गिरती हुई वर्षा की बूंदों को गोली आकृति के कारण ये भी सभी को पता होगा, काफी बार ये भी पूछा गया, तो पृष्ठ तनाव का सिद्धांत राइट ऑप्शन से ये हो जाएगा। जब भी वर्षा की बूंदें होती हैं तो पृष्ठ तनाव के कारण वो गोल दिखती हैं, और अणुओं के संसंजक बल के कारण जो होता है, संसंजक बल मतलब कोहेसिव फोर्स जो होता है, एक ही पदार्थ के अणु के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं, और संसंजक बल के कारण जो द्रव की बूंदें जो है संपर्क में आते ही जो है वो क्या करती हैं, मिल जाती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला कि जो नीचे दिए गए कथन का परीक्षण करो, निम्न कोट में से बताना कि ओपिनियन पोल चुनाव के पूर्व वास्तविक मतदान के होते हैं। पहले झुकाव को जानने का एक माध्यम है, दूसरा है एग्जिट पोल मतदान के उपरांत संचालित होते हैं, तीसरा है एग्जिट पोल को ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मतदान केंद्र से बाहर निकलने व्यक्ति के उत्तर पर निर्भर होता है, चौथा ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल के मुकाबले बहुत ही विश्वसनीय है। यहाँ पे राइट क्या हो गया, यहाँ पे सभी राइट हैं, तो डी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ओपिनियन पोल जो होता है चुनाव के पूर्व वास्तविक मतदान के पहले झुकाव को जानने का जो है ये ओपिनियन पोल, तो यहाँ पे ओपिनियन पोल के बारे में हो गया। उसके बाद जो एग्जिट पोल क्या होता है कि अब बहुत विश्वसनीय नहीं होता है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि मतदान केंद्र के जब लोग बाहर निकलते हैं तो उसके जो उत्तर होते हैं उसी को एग्जिट पोल कहा जाता है, जो कि वोट डालने वालों के द्वारा जानकारी होती है। तो इस तरह से जो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में जो है काफ़ी चीज़ें लोग अनुमान लगाते हैं इसी के माध्यम से, और संविधान के द्वारा जो है अभिव्यक्ति के आधार से इसको सही नहीं माना गया है, और विश्व में कई कंट्रियों में इसकी छूट भी दी गई। तो आपको इंडिया में भी आज के वर्तमान दौर में भी देखने को ऐसा मिल रहा है। एग्जिट पोल क्या है, ओपिनियन पोल क्या है, एग्जिट पोल को लेकर के रोज़ डिबेट टीवी में चल रही 4 तारीख तक चलती रहेगी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि अंगोरा ऊन प्राप्त होता था। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है, खरगोश से प्राप्त होता है, राइट ऑप्शन सी होगा। अंगोरा ऊन जो है बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही मतलब मुलायम होता है, और सबसे महंगी जो साल होती है वो सहतूत की साल होती है, जो कि तिब्बत के मृग वगैरह जो तिब्बती मृग होते हैं उनसे बनाई जाती हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, खरगोश से होता है। अगला कि मॉरिशस में पाया जाने वाला कौन सा पक्षी मानव के अंधाधुंध शिकार के कारण 17वीं शताब्दी में विलुप्त हो गया, तो वो डोडो था, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे डायनासोर विलुप्त हो गया उसी प्रकार से जो मानवीय क्रूरता के भेंट चढ़ में डोडो, जिसे कुक्लेटस भी कहते हैं, हिंद महासागर के द्वीप मॉरिशस के स्थानीय पक्षी के तौर पे जो है पाया जाता है। ये थलचर था क्योंकि इसमें उड़ने की क्षमता जो है नहीं थी डोडो में। अगला कि रिक्टर पैमाने का उपयोग किसके लिए किया था, रिक्टर पैमाने का उपयोग सभी को पता होगा कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जो रिक्टर पैमाने का प्रयोग जो है किया जाता है, और रिक्टर पैमाने पर जब एक अंक बढ़ने से भूकंप का परिणाम जो होता है वो 10 गुना हो जाता है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। और इसका विकास अगर देखा है तो 1935 में किया गया था चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर के द्वारा, इसीलिए इसका नाम पड़ा है रिएक्टर पैमाना। तो चार्ल्स फ्रांसिस ये यूएसए का रहने वाला था, इन्हीं के द्वारा जो है इसका 1935 में किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताना है कि वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो उपग्रह किसके नहीं है, वो दोनों ग्रह बुध और शुक्र होते हैं, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इनके पास जो कोई उपग्रह नहीं है तो राइट ऑप्शन बी होगा। और बुध ग्रह जो है ये सूर्य के पास होता है, ये सभी को पता होगा कि सूर्य के पास बुध ग्रह होते हैं, और ये सूर्य के पास रहने कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लिया था। और इसका आकार जो सभी ग्रहों में सबसे छोटा है, और ये शुक्र ग्रह को जो है भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं, ये सभी को पता होना चाहिए। और शुक्र ग्रह जो होता है ये पृथ्वी के सबसे जो है निकट वाला ग्रह है, ये भी याद रखिएगा। इसे पृथ्वी की भगिनी यानी कि बहन के तौर पर भी ग्रह कहा जाता है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला है कि मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन के तौर पे जाना, जिससे शहद वगैरह प्राप्त की जाती है। रेशम कीट पालन अगर पूछा जाएगा तो हो जाएगा सेरीकल्चर होता है रेशम कीट पालन को। अगर पीसी कल्चर है तो ये मतलब मछली से संबंधित है, तो इस चीज़ को याद रखिए। कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाए। अगर टिश्यू कल्चर के तो जाने रहेंगे ये उत्तक संवर्धन है, तो यही थोड़ा सा फंसा देता है। बाकी को पीसी कल्चर को जानिएगा कि पीसी कल्चर मछली से है, सेरीकल्चर रेशम से है, और एपीकल्चर जो मधुमक्खी पालन से है।
अगला है कि ICAR मतलब इसका क्या है। ICAR का मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इसमें ऑप्शन जो दिख रहा होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसका जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद होता है और इसमें पशुपालन मत्स्य पालन से क्षेत्र से संबंधित जो है अनुसंधान किए जाते रहते हैं। अब बताना कि गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो गांधी यात्रा जो है साबरमती से शुरू की थी। राइट ऑप्शन से बी हो जाएगा। कब किए थे? तो 12 मार्च 1930 को किया गया था गांधी जी के द्वारा। जो साबरमती से कितने किलोमीटर था? तो कुल 390 किलोमीटर की दूरी थी। शुरू कब किए थे? टोटल 24 दिन का टाइम जो है लगा था। और कितने लोग थे? 79 लोग थे। और ये दांडी पहुँचे कब थे? इतने सारे प्रश्न बन सकते। ये 6 अप्रैल को जो है पहुँचे थे और नमक मुट्ठी में लेकर कानून को तोड़े थे। अगला है कि भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना का सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया? तो मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी ठहराया गया था वो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी वाला। लॉर्ड माउंटबेटन ने जो यहाँ पे विभाजन हुआ था भारत का उसके लिए जिन्ना को उत्तरदायी ठहराया था। जबकि 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस समय जो लॉर्ड कर्जन था भारत में विरोधी कार्यों को लेकर के जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। 1930 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। यहाँ पे दिया गया है कर्जन के बारे में जान गए। बंगाल विभाजन था उसके बाद इरविन जो था 1930 में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथिको के द्वारा जो हुआ था ये 1940 में हुआ था। ये 1930 में हुआ था और ये 1905 में थे। बंगाल विभाजन से है लॉर्ड इरविन का संबंध जो 2 भागों में जब बटा था आरोप लगाकर प्रशासन से। तो गांधी इरविन समझौता जब हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय तो 1930 में हुआ था। और लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में ये बताया गया कि मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी ठहराया गया था भारत विभाजन के लिए। और लॉर्ड लिथिको जो था ये अगस्त प्रस्ताव जो आया था 8 अगस्त 1940 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला कि तिलक था एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया था। किस समय मिलाया गया था ये बताना। तो जो ये तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा था 1918 का पीरियड था उस समय एक में मिला दिया गया था होम रूल लीग को। और श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा लोकमान्य तिलक द्वारा दोनों के द्वारा होम रूल चलाया गया था। तो इन्हीं के द्वारा जो एनी बेसेंट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और समाचार पत्र पूछा जाता कॉमनवेल्थ था और एक न्यू इंडिया था। ये चीज़ याद रखिएगा एनी बेसेंट के द्वारा। और होम रूल के माध्यम से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो असंतोष था इसी को जो है एक सीमित रखना चाहती थी। और तिलक जी के द्वारा जो था बेलगांव में चलाया गया था। इसको लेकर के जो तिलक जी के प्रांतीय सम्मेलन के अवसर पर होम रूल की जो है स्थापना तिलक जी ने बेलगांव में जब हुआ था प्रांतीय सम्मेलन तब इन्होंने किया था। इसका उद्देश्य ही था कि अंग्रेजी साम्राज्य में रहते हुए जो है संवैधानिक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। इसीलिए इसका नाम रखा गया होम रूल लीग अधिवेशन। तो जो 1917 में जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा के बाद एनी बेसेंट ने जो है ये अपना होम रूल अधिवेशन जो है समाप्त कर दिया था। कब? 1917 में। कम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा के बाद। याद रखिएगा मिलाया गया था 1918 में। फटाफट देख लेते वीडियो काफ़ी लंबी हो रही। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया गया था। कब सूरत विभाजन का नेतृत्व किया गया था? तो राइट ऑप्शन तिलक जी के द्वारा किया था। कब? 1907 को। याद रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला कि राज्यों का विलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ वे थे। तो विलयीकरण जो हुआ था कौन थे यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन से जो हो जाएगा वो सरदार पटेल को सभी जानते होंगे। सरदार पटेल के द्वारा जो है विलय को लेकर के बहुत अधिक कार्य किया गया था। तो इसमें जो सहयोग के तौर पे थे वीपी मेनन थे और लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला खिलाफत आंदोलन को समर्थन किसने दिया था? खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने के संदर्भ में गांधी जी। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। गांधी जी के द्वारा जो खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने पर जो है जो मुस्लिम थे तुर्की के प्रति अपने दुर्व्यवहार से क्षुब्ध थे और उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री के आश्वासन पे जो है ये चीज़ें की गई थी और इसमें ब्रिटेन हस्तक्षेप नहीं करेगा ऐसी भी बातें थी। तो ब्रिटिश सरकार के आश्वासन तो दूर की बात हो गई, तुर्की साम्राज्य को छिन्न भिन्न भी कर दिया गया जिसके कारण जो है भारतीय मुसलमानों के अंतर्गत असंतोष था। अगला बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ तो उसे क्या कहा जाता? तो बी आर अम्बेडकर और गांधी जी का समझौता जो हुआ था पूना समझौता। पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में। एग्जैक्ट डेट अगर पूछेगा तो 24 सितंबर। याद रखिएगा 24 सितंबर 1932 को हुआ था समझौता। और इसमें जो है विधानमंडल में हरिजनों के लिए जो 18% सीटों के आरक्षण को लेकर के ये समझौता जो है किया गया था। अगला कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ये सभी को याद होगा सरोजनी नायडू। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। सरोजनी नायडू का जो है 1925 का वो दौर तक कानपुर अधिवेशन था। सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की। तो भारतीय महिला पूछ रहा है, अगर महिला सिर्फ पूछेगा तब वहाँ क्वेश्चंस बदल जाएंगे। एनी बेसेंट जो कि 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, लेकिन भारतीय जब पूछेगा तो सरोजनी नायडू के साथ जाइएगा। वो 1925 के कानपुर अधिवेशन में थी जिन्हें भारत का कोकिला भी कहा जाता है। कामागाटा मारू प्रसिद्ध किस लिए? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा जलपोत के नाते। काफ़ी ऐतिहासिक तौर पे जो इसका कामागाटा मारू जो है इसकी चर्चा की गई थी। एक जलपोत था, इसी से गए थे। इसको लेकर के जो चर्चा करने में वीडियो लंबी हो जाएगी, बस इतना जानिए कि जलपोत के नाते प्रसिद्ध है। साइमन आयोग नियुक्त किया गया था किस वर्ष किया गया था? साइमन आयोग जो 1927 में नियुक्त किया। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 1919 के अधिनियम के द्वारा जो है एक कमीशन नियुक्त किया गया। सर जॉन साइमन थे उस समय अध्यक्षता किए थे, 7 सदस्यीय था। तो 1927 में किया गया था और 1928 में जो है ये भारत पहुंचा था। ये भी चीज़ याद रखी थी, जहाँ पे भारत में इसका जमकर विरोध किया गया था कमीशन में, क्योंकि यहाँ पे विरोध होने के लाठी होने पर लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु भी हो गई थी। गोविंद बल्लभ पंत भी विरोध इसका किए थे और आगे चलकर जो है मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन का पूरा बहिष्कार किया गया था। तो ये हुआ था मद्रास अधिवेशन 1927 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था। तो ये एक्ट आया था वर्ष 1919 में। द्वैध शासन प्रणाली वाला एक्ट जो आया था भारत सरकार अधिनियम, जिसे डायरेक्टी भी कहते हैं, और ये द्वैध शासन जो 1919 में आया था। अगला है शारदा एक्ट जो संबंधित है। शारदा एक्ट जो संबंधित वो बाल विवाह से संबंधित, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला। तो शारदा एक्ट जो है 1839 का पीरियड याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और न्यूनतम आयु जो 14 वर्ष थी कन्याओं की और पुरुषों की जो 18 वर्ष निश्चित की, बाद में जो है 18 से 21 वर्ष, यानी कि 18 वर्ष लड़कियों की 21 वर्ष पुरुषों की कर दी गई थी। 1829 में हरविलास शारदा के प्रयास से यह अधिनियम जो पारित किया, इसीलिए नाम रखा गया था जो है शारदा एक्ट, हरविलास शारदा के प्रयास की वजह से। तो आप देख रहे थे उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन थे आगामी परीक्षा के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो डिटेल में बताया गया, एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन का डिस्कस किया गया। 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे, याद हो जाएगा, और इसी टाइप के प्रश्नों को तैयार करते चले, क्योंकि आगामी 14 जुलाई को जो परीक्षा होगी कुछ इस टाइप के ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, वो होगी उत्तराखंड स्पेशल के साथ ही साथ PYQ की और करंट अफेयर की। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहें, बेल आइकन को प्रेस करें, जब भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन देखने को सबसे पहले मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।